हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो देरी से वक्त की जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और उसके बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो लास्ट लेक्चर में हमने बायोनोमेनक्लेचर के अंतर्गत जो प्रिंसिपल्स दिए गए थे उन सबको पॉइंट टू पॉइंट समझा था और ऑथर का नाम कैसे क्या लिखते हैं एब्रीवेटेड फॉर्म में वो सब समझा था। उसके बाद देखते हैं, सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये कह रहे हैं चूँकि ये लगभग असंभव सा है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अध्ययन कर लिया जाए, तो इट इज नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स। तो इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है फिर कि कुछ ऐसे तरीके बनाए जाएं टू मेक दिस पॉसिबल, इस बात को संभव बनाने के लिए। तो दिस प्रोसेस क्लासिफिकेशन, तो वो संभव प्रयास क्या है या संभव तरीका क्या है, क्लासिफिकेशन करना, वर्गीकरण करना। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड। क्योंकि क्लासिफिकेशन तो एक कॉमन टर्म है ना, किसी भी चीज़ की हम अगर ग्रुपिंग कर दें, ग्रुप में रख दें हिसाब से, ठीक है। जैसे किचन में कुछ चीज़ों का कर दें, घर में चीज़ों को अरेंजमेंट क्लासीफाई करके रख दें, ठीक है। किस यूज की चीज़ें तो वो किधर रखी जाएंगी इस हिसाब से, वो तो एक कॉमन टर्म है। किसी भी चीज़ को, एनीथिंग को अगर हम ग्रुप कर देते हैं वो क्लासिफिकेशन है। इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज होता है ना, कैटेगरीज में, ठीक है। अब हम यहाँ की बात कर रहे हैं बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल करेक्टरिस्टिक्स। और ये किस बात पर आधारित होता है कि जिन करेक्टर्स को, जिन लक्षणों को हम ऊपर से देख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब यहाँ की बात कर रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए भी इजीली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं ग्रुप सच एज प्लांट्स, कि हम आसानी से पहचान लेते हैं कि प्लांट्स कौन है या एनिमल्स कौन है, कुछ करेक्टर के बेसिस पर ही तो पहचानते हैं, कुछ लक्षणों के बेसिस पर ही। और डॉग्स, कैट्स और इंसेक्ट की, कुत्ता कौन सा होता है, बिल्ली क्या होती है, कीड़े क्या होते हैं, उसे पहचानते हैं, ठीक। द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दिस टर्म्स, उस क्षण जो कि हम इनमें से कोई भी शब्द अगर यूज करते हैं उस समय, तो बी एसोसिएट होते हैं, हम दरअसल एसोसिएट होते हैं किसके साथ, सर्टेन करेक्टर्स या कुछ लक्षणों के साथ, द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप। कुछ लक्षणों के आधार पर ही तो बता देते हैं। जैसे मान लो कि व्हाट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक ऑफ ए डॉग, कि यदि आपसे कहा जाए कि कुत्ते के बारे में सोचो तो आप क्या क्या सोचोगे। ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक कोई क्या सोचेगा, विल सी, जब कुत्ते को देखने के लिए कहा गया तो इमेजिन में कुत्ता ही देखेगा, एंड नॉट कैट, ऐसा नहीं है बिल्ली देखेगा वो। नाउ इफ बी वर टू थिंक ऑफ अल्सेशियन, अल्सेशियन एक मतलब एक वैरायटी है उसकी, क्या कहते हैं, डॉग्स की, ठीक है। अल्सर्टियंस बोल सकते हैं, कैसे भी याद कर सकते हैं। तो बी नो, हर कुत्ते के डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी होती है ना, कोई छोटा सा एकदम होता है, कोई बड़ा सा होता है, बड़ा ज़्यादा बालों वाला होता है, आँखें भी नहीं दिखती हैं, तमाम तरह की वैरायटी होती है। तो इन्होंने एक वैरायटी का नाम लेके बोल दिया है, ठीक है। ब्रीड कह सकते हैं, एक तरीके से ब्रीड कहना ज़्यादा सही है, वैरायटी की बजाय, ठीक है। डिफरेंट ब्रीड बना के तैयार कर दी गई है। बी नो, हम जानते हैं वाइट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली सपोज बी प्रोड्यूस मैमल्स, अब उसी प्रकार हम ये मान के चलें कि हम कह रहे हैं कि मैमल्स का हिंदी होती है स्तनधारी, ठीक है। क्योंकि मैमल्स बॉडी बताता है मेमोरी ग्लैंड रखने वाली, और हिंदी देखो स्तनधारी, वो तो साफ साफ पता है स्तन धारण करने वाला, वो भी अपने अपने एक्सप्लेनेशन कर रहा है, मोस्ट यूनिक करेक्टर होता है उसी का। तो यू वुड, तो आप देखोगे ऑफ कोर्स थिंक ऑफ एनिमल्स के बारे में सोचोगे, ऐसे एनिमल्स की विद एक्सटर्नल ईयर, जिसके एक्सटर्नल कान होते हैं, बॉडी हेयर होते हैं, ठीक है। मोस्ट यूनिक करेक्टर तो ये नहीं है, लेकिन यूनिक करेक्टर तो मोटा मोटा बोल ही सकते हैं, मतलब करेक्टर्स तो बोल ही सकते हैं। मैमल्स के बॉडी हेयर हो गए, एक्सटर्नल ईयर हो गए, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर मतलब वही पिन्ना वगैरह। लाइकवाइज उसी प्रकार इन प्लांट्स में बी ट्राई टू टॉक ऑफ ईट, अगर हम गेहूँ के बारे में बात करते हैं और टेट्रामेस्टिकम के बारे में बात कर रहे हैं, तो दी पिक्चर इन ईच ऑफ आवर माइंड, तो हम सब में से के दिमाग में जो पिक्चर आएगी विल बी ऑफ व्हीट प्लांट, वही गेहूँ के पौधे की होगी, नॉट ऑफ राइस, चावल की तो नहीं होगी ना, और एनी अदर प्लांट, और ना ही किसी और की होगी। हैंस ऑल दीज, इसलिए ही ऑल दीज, सभी के सभी, चाहे वो डॉग्स हो, चाहे वो कैट्स हो,
चाहे मैमल्स करके बोलें, चाहे बीट करके बोलें, चाहे राइस करके बोलें, चाहे प्लांट्स करके बोलें, चाहे एनिमल्स करके बोलें, इत्यादि कुछ भी करके बोलें। आर क्या है ये सब? कन्वीनियंट, सुविधाजनक। क्या है ये सब? कैटेगरीज हैं। कैटेगरीज तो हम सभी बोल सकते हैं। बी टू स्टडी और ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ठीक है। द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज, इन्हीं कैटेगरीज के लिए अगर साइंटिफिक टर्म की बात की जाए, ठीक है, तो वो टैक्सा होता है। ऐसे ध्यान रखें कि साइंटिफिक टर्म, टिफिक टर्म ऐसे हम बोला, टी पे जोड़ दिया है, टिफिक टर्म, तो टैक्सा में भी टी है, ऐसे ध्यान रखें। तो साइंटिफिक टर्म कौन होता है? टैक्सा, ठीक है। हियर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टैक्सा कैन इंडिकेट करता है कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल। तो कोई टैक्सा दरअसल क्या है? प्लूरल नंबर है ना, तो कैटेगरी तो कैटेगरीज को दिखाता है बहुत सारी। टैक्सॉन होता है ना सिंगुलर नंबर, तो टैक्सा क्या है? प्लूरल नंबर, तो ये कैटेगरीज को दिखाता है कि कैटेगरी, कैटेगरीज बहुत सारी कैटेगरी को दिखाता है एट वेरी डिफरेंट लेवल की। जैसे प्लांट्स आल्सो फॉर्म ए टैक्सा, प्लांट्स अपने आप में एक अलग टैक्सा बनाता है, समझ लो ना। तो प्लांट टैक्सा बनाएगा मतलब प्लांट ही किंगडम बनाएगा ये, ठीक है। वीट इज आल्सो एक टैक्सा, वीट अपने आप में एक टैक्सा है, समझ लो। कहने का मतलब चूँकि वीट भी तो एटलीस्ट जीनस एंड स्पीसीज से मिलकर तो बना ही है ना, तो दो टैक्सों से मिलकर बना तो टैक्सा तो हो ही गया ना, नहीं समझे? सोचने की बात है। अगर हम मिनिमम भी दो मानोगे तो बीट का अगर नाम भी सोच के चलोगे कि चलो बीट का बात की जा रही, तो ऐसा थोड़ी है कि सभी कैटेगरी की बात, ठीक है आप सभी मत करो, साइंटिफिक नेम की तो बात करोगे ना उसकी। तो दो टैक्सोन आ गए ना, जीनस और स्पीसीज, दो टैक्सोन आ गए, इसका मतलब टैक्सा बोल सकते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि ये भी एक टैक्सा है, ठीक है। प्लांट्स भी टैक्सा हो गए। प्लांट्स टैक्सा इसलिए बोलते हैं कि प्लांट्स में तो बहुत सारे टैक्सोन आ गए, क्योंकि जब प्लांट्स मतलब किंगडम प्लांट ही, तो किंगडम से लेकर के नीचे तक जनरली जो एनसीईआरटी बात की गई, सात टैक्सोन पाए गए, ठीक है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर और फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ठीक है। यहाँ तो सात टैक्स आ गए। बीट की बात कर रहे हैं तो केवल बीट नाम बोल रहे हैं, तो वहाँ भी दो टैक्सा तो आ ही गए, दो टैक्सों तो आएगा। कौन कौन से? जीनस स्पीसीज, तो टैक्सा वर्ड बोल सकते हैं क्योंकि एक से ज़्यादा इंक्लूड हो गए। सिमिलरली एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स बोल जा रहे हैं तो वो भी क्या? एनिमल्स मतलब एनिमल किंगडम की बात चल रही है, तो किंगडम की बात चल रही तो सात टैक्सोन आ गए। सात टैक्सोन मतलब यहाँ भी हम टैक्सा बोल सकते हैं। डॉग्स की बात की जा रही है, ठीक है। अब डॉग्स की बात की जा रही है तो डॉग्स का भी क्या है? डॉग्स है तो यहाँ कम से कम जो है उसी तरीके से दो तो ले ही सकते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट करते हैं टैक्स एट डिफरेंट लेवल टैक्स, ठीक है, वही सब है, ठीक है। कहने का मतलब साधारणता है, कुत्ता बिल्ली वगैरह भी तो बोला दिया जा रहा तो वो भी एक टैक्स है, ठीक है। नॉट ओनली टैक्स, जो कि कुछ भी बोला जाता है मिनिमम दो टैक्स तो मिलकर बना ही होगा ना, सिंपल, ठीक है। तो ठीक है, टैक्स है डिफरेंट लेवल के, टैक्स और नहीं, ध्यान रखना। हैंस बेस्ड ऑन करेक्टरिस्टिक, इसलिए ही लक्षण पर आधारित होता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्मों को कैलविन क्लासिफाइड किया जा सकता है इनटू डिफरेंट टैक्सा में, डिफरेंट टैक्सा में। चूँकि क्लासिफिकेशन में तो सभी टैक्सोन आ जाते हैं ना, तो टैक्सा ही तो बोलेंगे। तो क्लासिफिकेशन की बात चल रही है तो क्लासिफिकेशन में तो भाई हम सभी उनके टैक्सोन लेंगे ना, तो इसलिए टैक्सा की बात, टैक्सा वर्ड लिखा है। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमी। क्लासिफिकेशन के प्रोसेस को टैक्सोनॉमी बोल देते हैं, ठीक है। साइंटिफिक टर्म के रूप में कह सकते हैं, क्योंकि जब कैटेगरी को साइंटिफिक टर्म के रूप में टैक्सोन बोल रहे हैं या कैटेगरीज को टैक्सा बोल रहे हैं, तो उसी तरीके से बोल सकते हैं कि क्या, उसी तरीके से प्रोसेस क्लासिफिकेशन को साइंटिफिक टर्म में टैक्सोनॉमी बोल सकते हैं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर एलोंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। देखो ये कह रहा है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बाहर की, इंटरनल स्ट्रक्चर अंदर की, एलोंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल की स्ट्रक्चर को मिला करके, सेल की स्ट्रक्चर को मिला करके। और आगे क्या कह रहे हैं? डेवलपमेंट, तीन चीज़ें ये हो गई, सेल स्ट्रक्चर, इंटरनल और एक्सटर्नल, और चौथी डेवलपमेंट, डेवलपमेंट प्रोसेस, चौथी चीज़ हो गई। पांचवा
इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन क्या है, वो सब के सब आर इसेंशियल होते हैं, आवश्यक होते हैं, एंड आवश्यक होते हैं, एंड फॉर्म, एक मिनट फॉर्म लिखा, ठीक है, एंड फॉर्म वो बनाते हैं, क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, द बेसिक ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़, बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ का बेसिक बनाते हैं सबके सब मिल करके, ठीक है, ज़रूरी भी है और बेसिक बनाते हैं, समझ रहे हो कितनी चीज़ें होंगी जी, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उसके बाद क्या था, ये सब दिखाया था अभी ना, इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, नीचे देखो दिखा, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, तीसरा था सेल की स्ट्रक्चर, ऐसे ध्यान रखना, तीन तो स्ट्रक्चर हो गई, तीन एक आ गई। अब एक डेवलपमेंट प्रोसेस, विकास कैसे हुआ, और इकोलॉजिकल सूचना कैसे होंगी, 5 चीज़ें हो गई, ठीक है। तीन तो स्ट्रक्चर ही हो गई, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, एक्सटर्नल, इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, चौथी डेवलपमेंट प्रोसेस, विकास कैसे होगा, और पांचवी इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, ये सब के सब जरूरी होते हैं और यही जो टैक्सोनॉमी स्टडीज़ का आधार बनाते हैं, सच कहें तो ये 5 चीज़ें, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि करेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। करेक्टराइजेशन मतलब उनके लक्षणों को बताना, फिर पहचान करना, फिर क्लासीफाई करना, फिर नोमेनक्लेचर, ये सब काम वैसे सीक्वेंस में होते हैं। आदि प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी, तो टैक्सोनॉमी की ये बेसिक है दरअसल, ठीक है। देखो इसके लिए मैं तरीका भी बना दिया है, जैसे चिकन के आधार पर, जैसे मान लो कोई ग्रुप ऑफ पीपल है या ग्रुप ऑफ कुछ मेंबर हैं, मतलब किसी मतलब हॉल में मान लो, उनको हम इस बेसिस पर अलग कर रहे हैं कि भाई कौन कौन चिकन खाते हैं, कौन कौन चिकन नहीं खाते हैं, तो इस बेसिस पर अलग कर रहे हैं। तो चिकन के आधार पर चिकन का आधार पर मतलब देखते वर्गीकरण का आधार चिकन था, तो चिकन के आधार पर हमने, तो कोई पूछेगा कि भाई लोगों को तुमने किस बेस पर अलग अलग किया, कि कुछ चिकन खाते थे कुछ चिकन नहीं खाते थे, इस बेस पर किया। तो भाई वर्गीकरण का आधार चिकन, चिकन मैंने क्या बोला, ये ट्रिक है। देखो करेक्टराइजेशन का सी एच उठा लिया, करेक्टराइजेशन का सी एच उठा लिया, आइडेंटिफिकेशन का आई उठा लिया, क्लासिफिकेशन का कर सी उठा लिया, और नोमेनक्लेचर का एन उठा लिया, चिकन हो गए। तो आप हमेशा ध्यान रहेगा, ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलोगे, चिकन के आधार पर मतलब चिकन जो है वर्गीकरण का आधार है, बात खत्म, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ ऐसा रीजन आपको दिखे, नहीं दिखाऊं, देखो जो 5 इसेंशियल बताए गए थे कि मॉडर्न टैक्सोनॉमी के आधार को बनाते हैं, वो लिखा था रीजन, और असर्शन क्या है, असर्शन है ये 5 चीज़ें बनाती हैं, का रीजन हो गया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन टैक्सोनॉमिक स्टडी के लिए जरूरी होती हैं, इस स्टडी पर आधार बनाते हैं। समझ, रीजन असर्शन लिख गए, आपको आप खुद भी देखना सीख जाओगे, जहाँ कहीं भी एनसीईआरटी में ये सब वर्ड आ जाए, बिकॉज, दस, देयरफॉर, तो आप खुद ही सोचना सीख जाए कैसे असर्शन, रीजन कैसे, स्टेटमेंट फर्स्ट पहले लिखा है या बाद में लिखा है, रीजन पहले लिखा है, असर्शन बाद में लिखा है, असर्शन पहले लिखा है, रीजन पहले लिखा है, ऐसे पहचान जाए। अगर बिकॉज वर्ड कहीं दिख गया तो इसका मतलब कि बिकॉज के बाद वाला रीजन लिखा, पहले वाला असर्शन बना सकता है। देयरफॉर अगर लिखा दिख जाए या हैंस लिखा दिख जाए, तो देयरफॉर हैंस का मतलब खासतौर से हैंस का या सौ का, इसके बाद जो लिखा है वो रीजन नहीं, वो असर्शन है, इससे पहले वाला रीजन है, ठीक है। ये सब होगा इस तरीके से। आगे टैक्सोनॉमी इज़ नॉट समथिंग न्यू, ये कह रहा है टैक्सोनॉमी कोई एक नई चीज़ नहीं है, कोई ह्यूमन बीइंग हैव ऑलवेज बीन, के इंसान जो है ना वो हमेशा से बीन लिखा है, ठीक है, बीन BEEN, हमेशा से इंटरेस्टेड रहा है नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। इंसान हमेशा से ये उधेड़बुन में रहता है कि भाई हर ऑर्गेनिज्म के बारे में जानो, क्या है कैसे है, किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंस, हमारे क्या काम आ सकता है, क्योंकि ठीक है।
सेल्फ इस्तेलाह ये इंसान तो वही कह सकता है, पर्टिकुलरली विद द रेफरेंस टू देयर ऑन यूज। भाई बता दिया ना, पर्टिकुलरली क्या अपनी यूज के आधार पर सोचता है वो कि इसका क्या काम लिया जा सकता है। इन अर्ली डेज, प्रारंभिक दिनों में क्या था कि ह्यूमन बीइंग नीडेड टू फाइंड सोर्सेस फॉर देयर बेसिक नीड ऑफ फूड। सबसे पहले जब मतलब एकदम ये बात कर रहे हैं आदिवासी, जब ज़्यादातर लोग सब आदिवासी थे, बहुत पुराने समय की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले भाई बेसिक नीड, सबसे पहले खाना देखिएगा वो। खाने के बाद फिर धीमे धीमे उसने अपने शरीर को ढकना सीखा, क्लोथ कपड़े, और फिर रहने के लिए जगह बनाई। तो ये कह सकते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान, बहुत पुरानी मूवी थी रोटी कपड़ा और मकान, ध्यान रख सकते हैं बेसिक नीड क्या है, रोटी कपड़ा और मकान। बस ये तो बेसिक नीड है ना इंसान की, कम से कम बेस रोटी कपड़ा और मकान, रहने के लिए घर, पहनने के लिए कपड़ा और खाने के लिए खाना। हैंस द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ट, तो ये बेसिक नीड होती है। हैंस इसलिए ही द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ट ऑन द यूज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। देखो यहाँ भी रीजनाइजेशन लिखे हैं, ये हैंस लिख गया। द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ट था, यूज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, रीजन क्या था, क्योंकि अर्ली डेज में ह्यूमन बीइंग नीड टू डिफाइन सोर्स ऑफ देयर बेसिक नीड ऑफ फूड क्लोथ एंड शेल्टर। इसलिए किस बात पर आधार हो गए, यूज के आधार पर हो गए, सिंपल क्लासिफिकेशन। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा समझ लो, पेंसिल से लगा लगा कर मिट गया लेकिन दिख रहा है। क्लासिफिकेशन के प्रत्येक स्टेप को रैंक या कैटेगरी कहते हैं, एंड इसी के अगर साइंटिफिक टर्म में बोले तो टैक्सोन बोलते हैं। ठीक है, बहुवचन प्लूरल नंबर बोलना है टैक्सोन हो जाएगा, एक से ज़्यादा टैक्सोन को लगा। ठीक है, ठीक। ह्यूमन बीइंग वर सिंस लॉ, इंसान जो है ना बहुत लंबे समय से नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग, फिर ये मोर ही लिखा है। ठीक है, नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। वो केवल इसी बात में इंटरेस्टेड नहीं रहा कि डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में जाने, एंड देयर डाइवर्सिटी, और अपनी विविधता को जाने कि कितने कितने प्रकार के कितने कितने टाइप के पाए हैं, बट आल्सो दी रिलेशनशिप एमंग देम। ताकि ये भी जानना चाहता है कि उनके बीच रिलेशन क्या है, समझ रहे हो। जैसे कैसे ध्यान रख सकते हैं इंसान को अपनी लाइफ में क्या चल रहा है, उससे ज़्यादा नॉर्मल हम देख ही सकते हैं डेली लाइफ में कि ज़्यादातर लोगों को अपनी लाइफ में क्या चल रहा है उससे मतलब नहीं है, दूसरों की लाइफ में ताका झाकी से ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो उससे ध्यान रख सकते हैं कि वो केवल यही नहीं देखते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बारे में, इसके बारे में जाना, इसके बारे में जाना, कितने प्रकार के लोग हैं, कितना उनमें आपस में, जबकि उनमें ये भी देखते हैं कि उनमें आपस में संबंध क्या है, आखिर वो उसका कौन लगता है, ये सब रिलेशनशिप भी देखते हैं, याद रहेगा इससे। ठीक है, दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रिफर्ड टू सिस्टमेटिक्स, तो इसी को सिस्टमेटिक्स बोलते हैं लोग, कोई बड़ी बात है सिस्टमेटिक्स, यही सिस्टमेटिक्स है। द वर्ड सिस्टमेटिक इज ड्राइव्ड फ्रॉम, समझेगा ना, यही सब जो आजकल इंसान कर रहा है बस भाई सिस्टमेटिक है। दूसरों के लाभ में ताका जाके उनमें रिलेशनशिप क्या है, डाइवर्सिटी क्या है, अपने प्रकार के ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना, बस। द वर्ड सिस्टमेटिक इज वो ही सिस्टमेटिक है। द वर्ड सिस्टमेटिक ड्राइव फ्रॉम द लैटिन, वर्ड सिस्टमेटिक जो शब्द है वो किससे ड्राइव हुआ है, वो लैटिन शब्द से ड्राइव हुआ है जिसका मतलब होता है सिस्टम। हाँ एक बात और बता दूँ, जो बायोलॉजिकल नेम जो लिखे जाते हैं वो लैटिन में लिखे जाते हैं, उस बात का रीज़न ये है क्योंकि लैटिन लैंग्वेज जो है डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज का मतलब होता है उसमें कितना भी समय क्यों ना हो जाए, समय के साथ साथ उसमें कोई चेंज नहीं होता, चेंज नहीं होगा क़यामत तक। ठीक है, आधे से अंत तक, मतलब उसमें कभी कोई चेंज नहीं होगा ये। ठीक है, बाकी भाषाओं में ज़्यादातर चेंज कहीं ना कहीं हो जाते हैं, इस तरीके से बात है। ठीक है, अब ज़्यादा उसमें डीपली मत जाइए, बस इतना ध्यान रखो। ठीक है, क्योंकि अपने दिमाग से सोचो ऐसी कोई लैंग्वेज को चुना जिसमें चेंज पॉसिबल हो जाता समय के साथ, तो पता चला कि 100 साल पहले पटेटो को सोलोनम ट्यूबरसम बोल रहे थे, 100 साल बाद कुछ और बोलने जाने लगेगा। ठीक है,
इसलिए जो है ऐसी भाषा यूज करो जो कभी बदले ना, इसलिए ऐसे हुआ। ठीक, समझ गए होगे। अब आ जाओ अपने पॉइंट पे। तो ये भी एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, सिस्टमेटिक वर्ड। उस लैटिन वर्ड का नाम क्या था? सिस्टेमा, विच मीन्स इसका मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। अरेंजमेंट करो लेकिन सिस्टमेटिक रूप से। अब ऑर्गेनिज्म का लीनियस सिस्टम नेचुरली एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। कैरोल लीनियस जो थे ना, उन्होंने अपने पब्लिकेशन को टाइटल भी सिस्टम नेचुरली दिया था। द स्कोप ऑफ सिस्टमेटिक्स, स्कोप्स ऑफ लिखा है, देखो ये तो सब कंठस्थ है पूरा, सब रिफ्लेक्स में ऑफ लिखा है। ठीक है, द स्कोप ऑफ सिस्टमेटिक वाज लेटर एनलार्ज्ड। बाद में सिस्टमेटिक्स के स्कोप को बढ़ाया गया। ठीक है, इसका मतलब पहले स्कोप कम था, बाद में बढ़ाया गया। कैसे बढ़ाया गया? टू इंक्लूड करके, क्या क्या इंक्लूड करके? आइडेंटिफिकेशन को, नॉमेनक्लेचर को एंड क्लासिफिकेशन को, इनको और इंक्लूड कर लिया गया। ठीक है, कैसे याद रख सकते हो पता है? किस किस चीज़ को इंक्लूड किया गया था, हमेशा ध्यान रखें। जैसे चिकन आपने पढ़ा था, चिकन चिकन होता है CH करेक्टराइजेशन, फिर आई आता है आइडेंटिफिकेशन, का क्लासिफिकेशन, ना नॉमेनक्लेचर, होगा चिकन CHICN चिकन। ठीक है, वैसे यहाँ इकन याद रखना। इकन इकन मतलब आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। ठीक है, देखो तरीका बना दिया। दैट इज सिस्टमेटिक में इकन को जोड़ करके, इकन मतलब आइडेंटिफिकेशन, करेक्टराइजेशन और नॉमेनक्लेचर। करेक्टराइजेशन नहीं, क्लासिफिकेशन, ये ध्यान रखना। करेक्टराइजेशन में CH आ रहा है। ठीक है, इसका का मतलब क्लासिफिकेशन है, क्योंकि CH को तो हमने दरअसल करेक्टराइजेशन को CH नाम से लिया है, वो चिकन में लिया गया, यहाँ उसी एक को हटा दिया गया, इकन है यहाँ। आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, मतलब कह सकते हैं कि सिस्टमेटिक में इकन को जोड़ करके उसके स्कोप को और ज़्यादा एनलार्ज किया गया। देखो कितनी ज़्यादा जगह ई आ रहा है, देखो कितना रिलेट हो रहा है। इकन, स्कोप, स्कोप बढ़ाया, स्कोप बढ़ाया, एनलार्ज किया, सब में ई आ रहा है। ठीक है, जैसे 5 पांडव में थे, 5 पांडव में से बीच के 3, 5 पांडव का तरीका लगा वो बाद में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, जैसे 4 वहाँ वर्गीकरण करने के लिए, 3 यहाँ है। इकन पांडव से ज़्यादा अच्छा तरीका ये वाला इकन वाला ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद सिस्टमेटिक टेक्स इनटू अकाउंट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब सिस्टमेटिक के अंतर्गत मेनली रूप से कौन से करेक्टर उठाए जाते हैं बता? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, कि भाई ये ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से जैव विकास के रूप से क्या रिश्ता है इनका, कौन किससे इवोल्व हुआ, किस हिसाब से, वो रिश्ते की बात चल रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टैक्सोनॉमी कैटेगरीज, यही जो हमने डिफरेंट प्रकार के टैक्सोनॉमी वगैरह की बात की थी, वही देखते हैं। क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप, आपको बता दें फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप नहीं है प्रोसेस, बट इन्वॉल्व्स हायरार्ची ऑफ स्टेप्स इन विच, बहुत सारे स्टेप्स की हायरार्ची है इन विच, जिसमें ईच स्टेप्स रिप्रेजेंट ए रैंक और कैटेगरी। प्रत्येक का स्टेप क्या दर्शाता है? रैंक या कैटेगरी दर्शाता है। ठीक है, सिंस द कैटेगरी इज ए पार्ट ऑफ द ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। कैटेगरी तो एक पार्ट है ना, इट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी भी बोल देते हैं इसी वजह से। ठीक है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोल देते हैं, अब इस बात का रीजन हो गया ये। ठीक है, एंड ऑल कैटेगरी टुगेदर कंस्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। सभी कैटेगरी को आपस में जोड़ करके टैक्सोनॉमिक हायरार्ची बोल सकते हैं। ईच कैटेगरी रिफर टू एज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। प्रत्येक प्रत्येक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रत्येक कैटेगरी को हम यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं। अरे सिंपल सी बात है यार, जैसे एक दीवार बनी है, बिल्डिंग बनी है, तो बिल्डिंग की प्रत्येक ईंट को हम यूनिट ऑफ दैट बिल्डिंग बोल सकते हैं। लेकिन अगर पूछा है बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, तो दरअसल वो नींव की जो सबसे नीचे वाली ईंट है ना, नींव में जो ईंट लगी है सबसे नीचे वाली, वो बेसिक है। उसी तरीक़ा से स्पीसीज वाला बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। लेकिन
अगर यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन पूछा जाए तो सभी है भाई, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, सब के सब यूनिट तो सभी है ना, ठीक है। तो यूनिट आपकी सभी है, समझ रहे हो आपको, यूनिट सभी हैं। इनफैक्ट सत्यता में सच्चाई तो ये कि रिप्रेजेंट्स ए, इनफैक्ट रिप्रेजेंट्स ए रैंक, और यही जो है ना कैटेगरी, ये रैंक को रिप्रेजेंट करती हैं। ऐसे ध्यान रखा, आर फॉर रैंक, आर फॉर रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट इसको रैंक को करती हैं, है क्या है कैटेगरी, और कॉमनली कॉल्ड तो टैक्सॉन, साइंटिफिक टर्म तब भी टैक्सॉन, सिंपल हो गया, कैसे भी करके पूछ ले वो बता सकते हैं, ये मैं बता रहा हूँ। इस भी तो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन में बेसिक यूनिट है, ठीक है, ठीक है। कॉमनली टर्म भी टैक्सॉन कहा जाता है, एंड साइंटिफिक टर्म भी टैक्सॉन ही ध्यान रखना। फिर रिप्रेजेंट रैंक से किया था, आर में रैंक आ रहा है, रिप्रेजेंट इसमें मतलब रैंक में भी आ रहा है, रिप्रेजेंट में भी आ रहा है, ऐसे ध्यान रख सकते हैं, ओके है ना, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। टैक्सोनॉमी कैटेगरी है, हिरार्ची कैन बी लिस्टेड बाय एन एग्जांपल, जो टैक्सोनॉमी कैटेगरी है हिरार्ची, वो कैन बी लिस्टेड से किया इलस्ट्रेट की जा सकती है, इन एग्जाम्पल लेकर, जैसे इंसेक्ट रिप्रेजेंट्स ग्रुप और ऑर्गेनिज्म। तो इंसेक्ट जो क्या है, एक ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप ही तो है, इंसेक्ट्स का मतलब कोई एक इंसेक्ट थोड़ी है, इंसेक्ट से ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, शेयरिंग कॉमन फीचर लाइक कर रहा होगा, क्या कहा, 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स, कुछ में 3 जोड़ी क्या होंगे, जॉइंटेड लेग रहे होंगे, ठीक है। दरअसल अब ज़्यादा डिटेल में मत जाओ आप, अगर आप एनिमल किंगडम का दिमाग ज़्यादा लगाओ, सोचो कि ये तो फाइलम का करेक्टर है, आर्थ्रोपोडा का, जबकि इंसेक्ट तो एक क्लास होती है। तो भाई ये फाइलम का करेक्टर है तो पर्टिकुलर मतलब इंसेक्टा का तो करेक्टर है ही ना, इंसेक्टा का तो कह सकते हैं, समझ रहे हो, क्योंकि फाइलम का ये तो इस क्लास का तो होगा ही ना, ये बात आपको आगे समझ में आ जाएगी। हाँ, कोई क्लास का करेक्टर तो वो ज़रूरी नहीं होगी, मैं तो कहने का मतलब आप ज़्यादा डिटेल मत जाओ, वो मैं समझा दूंगा आपको। कहने का मतलब नॉर्मल आप लेके देखो मच्छर का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, मॉस्किटो का एग्जाम्पल ले लो, आर्थ्रोपोडा फाइलम में आता है, क्लास इंसेक्टा में आता है। तो वैसे तो ये जॉइंटेड लेग जो करेक्टर है वो फाइलम के हिसाब से है, क्योंकि आर्थ्रोपोडास का मतलब होता है आर्थ्रोपोडास मतलब जॉइंटेड अपेंडेजेस, ठीक है। लेकिन यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल लिया कि दरअसल उसमें भी जो है इंसेक्टा का की बात कर रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स इंसेक्टा रिकग्नाइजेबल कॉन्क्रीट या कॉन्क्रीट, ठीक है। इट मीन्स इंसेक्ट आर रिकॉग्नाइजेबल कॉन्क्रीट हैं, किसके, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट हैं विच कैन बी क्लासिफाइड, जो क्लासिफाइड किए जा सकते हैं, एंड दस वर गिवन ए रैंक और कैटेगरी, ठीक है। कॉन्क्रीट का मतलब वही है कि ठोस ऑब्जेक्ट है विच कैन बी क्लासिफाइड। कैन यू नेम अदर सच ग्रुप ऑफ नेम ऑर्गेनिज्म, बता सकते हैं बिल्कुल। रिमेंबर ए ग्रुप रिप्रेजेंट्स कैटेगरी, ये कहना है ग्रुप जो होता है रिप्रेजेंट करते हैं कैटेगरी को, एंड कैटेगरी फर्दर डेनोट रैंक को, ईच रैंक और टैक्सॉन इनफैक्ट रिप्रेजेंट्स यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, वही घुमा के वही बात बता रहे हैं। दी टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स जो होते हैं कैटेगरी जो आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज ही होते हैं, ठीक है, एंड नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। एक मेयरली मतलब होता है ओनली, ये कह रहे हैं केवल ये मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स नहीं है, जबकि ये डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज भी हैं, दैट इज कैटेगरीज आर नॉट ओनली मॉर्फोलॉजिकल बट आल्सो बायोलॉजिकल एंटिटीज, सिंपल भाषा में बोले तो ये है, बायोलॉजिकल एंटिटीज भी हैं ये, ठीक है। टैक्सोनॉमी स्टडी ऑफ ऑल नॉन ऑर्गेनिज्म, सभी ऑल नॉन ऑर्गेनिज्म की जब हम टैक्सोनॉमी स्टडी करते हैं, ही हैव लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज, तो कुछ कॉमन कैटेगरी डेवलपमेंट हो जाते हैं, जैसे कि किंगडम, फाइलम और डिवीजन। फाइलम और डिवीजन क्या बोला है, एनिमल्स के केस में फाइलम वर्ड यूज़ करते हैं, प्लांट के केस में इसी चीज़ को डिवीजन बोलते हैं, ध्यान रखना। फॉर प्लांट देखो लिखा भी ब्रैकेट करके,
बाकी क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस ये कॉमन है प्लांट और एनिमल के कोई भी हो। ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव स्पीशीज एज द लोएस्ट कैटेगरी। क्या प्लांट और एनिमल सबसे ज़्यादा लोएस्ट कैटेगरी कौन होती है? स्पीशीज। देखेंगे ट्रिक बेसिस पे सबसे नीचे स्पीशीज आएगी। ठीक है, आगे आएगा तो बताएंगे। नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इट्स, अब ये क्वेश्चन जो कि आप पूछ सकते हो वो है हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरी, कि एक ऑर्गेनिज्म को भिन्न भिन्न कैटेगरी में कैसे रखा गया फिर। ठीक है, तो दी बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे ज़्यादा बेसिक रिक्वायरमेंट थी तो उनके लक्षणों तो पता चले ओपन इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। दिस हेल्प्स करता है इन आइडेंटिफाइंग सिमिलरिटी एंड डिससिमिलरिटी। जब हम करेक्टर पता चलते हैं तो हम पहचानते हैं भाई अच्छा ये करेक्टर हैं ये करेक्टर नहीं। जैसे मान लो ऐसे मान के चलो कि हम जानते ही नहीं कि डॉग क्या है। ठीक है, तो कभी डॉग टाइप का मतलब इस तरीके की कोई चीज़ आए तो हम देखेंगे यार ये कोई नया ऑर्गेनिज्म देखने को मिला है, इसको कौन सा कैटेगरी, तो हम देखेंगे कि हाँ यार इसके बॉडी पर हेयर हैं, ठीक है, और इसके बड़े बड़े कान हैं, मतलब ईयर पिन्ना है, ठीक है, सही है, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड मतलब तो सी वैसे नहीं देखेंगे। कहने का मतलब ये है कि मोटा मोटा ये तो दिखेंगे बाल वगैरह ये सब, तो सोचेंगे हाँ यार ये तो क्लास तो मेमोरी हम रखा जाएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं हाँ 4 हाथ पैर, हाँ टेट्रापोडा, ठीक है, इस तरीके से सोचेंगे सारे। तो काफ़ी चीज़ें हैं, तो ऐसे करके सोचते हैं तो करेक्टर के बेसिस पर। ठीक है, सिमिलरिटी डिससिमिलरिटी, ठीक है, एमंग द इंडिविजुअल। ऐसे डिससिमिलरिटी का मतलब हाँ ये रैंक तो नहीं सकता तो रेप्टाइल में नहीं रखेंगे, ऐसे करके डिससिमिलरिटी हो गई। एमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द अदर काइंड ऑफ वर्क ऑर्गेनिज्म। ठीक है, थर्ड क्लासिफिकेशन के लिए करेक्टर का ज्ञान जरूरी है एंड नोमेनक्लेचर ये डिस्क्रिप्शन एंड पहचान जरूरी। क्योंकि क्लासिफाई तब तो करेंगे जब करेक्टर जान पाएंगे वही उसके लक्षण और नाम तब दे पाएंगे जब डिस्क्रिप्शन और पहचान हो जाए। ठीक है, उसका पूरा वर्णन हो जाए, पहचान हो जाए तब तो नाम दे पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया इतना डिटेल में अच्छे से। अब एक तरफ से स्टार्ट करते हैं। इन्होंने जो है एनसीईआरटी में लिया है, एक तरफ से नीचे से लिया है। ठीक है, सबसे पहले इस चीज़ को ले रहे हैं ये। ठीक है, जैसे ये ऑर्डर बाद में बताया ना, लेकिन ऑर्डर आपको पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे 7 कैटेगरी जनरली एनसीईआरटी बात करती है। सबसे ऊपर इन्होंने बस स्टार्टिंग ऐसे किया है, सबसे नीचे से किया है। स्पीशीज के बाद जीनस, जीनस के बाद स्पीशीज, नहीं स्पीशीज के बाद जीनस, जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम या डिवीजन, डिवीजन प्लांट के केस में होता है किंगडम। लेकिन जो ट्रिक मैंने बनाई है वो ऊपर से नीचे की तरफ बनाई है। ठीक है, ठीक है, इन्होंने दरअसल ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है इसलिए इन्होंने सिखाया। टैक्सोनॉमी कैटेगरी शोइंग हायरार्चिकल अरेंजमेंट असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, मैंने तरीका बनाया है। जैसे एक कहानी के रूप में ध्यान रखो, जैसे कृष्णा नाम का एक बंदा था, तो पहले पीसी वगैरह होते थे। ठीक है, टेलीफोन वगैरह तो उसमें पीसी वगैरह होते थे, मोबाइल फ़ोन वगैरह का ज़्यादा यूज नहीं था। तो उस समय जो है पीसी चलता था अच्छा खासा। अब धीमे धीमे जब मोबाइल फ़ोन वगैरह आए तो टेलीफोन का यूज बंद हो गया, तो पीसी अब उसका बंद हो गया। तो उसके दुकान पे फफूद आने लगे, ऐसे बन के चलो मतलब बंद हो गया, मतलब फफूद से आने लगे उस पर। ठीक है, मकड़ी का जाला वाला फफूंद से आने लगी, फंगस आने लगा। तो वही है, कृष्णा के पीसीयू में क्या लग गया, फंगस लग गया। ठीक है, कृष्णा के फॉर किंगडम, पीसीयू फाइलम क्लास ऑर्डर, फंगस फंगस फंगस, फैमिली जीनस स्पीशीज। ठीक है, अब देखो सबसे बेसिक वाली यूनिट से स्टार्ट कर रहे हैं। स्पीशीज यहाँ पे स्पेसिफिक एपिथेट इसको बोलते हैं। ठीक है, एक चीज़ एनसीईआरटी लेस जनरल मोर जनरल नहीं बताती है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। ये जो होता है स्पीशीज जो होता है ये लीस्ट जनरल होता है और सबसे ऊपर वाला मोस्ट जनरल होता है। ठीक है, इसी तरीके से कह सकते हैं। कंपैरेटिवली पूछा जाए तो कंपैरेटिवली ये देखना उसमें ऊपर कौन आ रहा है, तो वो कंपैरेटिवली नीचे वाले को कंपेयर में ऊपर वाला ज़्यादा जनरल होगा। ठीक है,
ठीक है। मोर जनरल का मतलब हैव लीस्ट कॉमन करेक्टर। हाँ, दूसरी बात कॉमन करेक्टर इसमें कम होंगे। ठीक है, ठीक है। जैसे मान सकते हैं कि किसी की स्पीशीज ही सेम है, तो जब स्पीशीज सेम है तो उसके बाकी ऊपर की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब तो सेम होंगी ही होंगी। ठीक है, जैसे मान लो किसी का जीनस सेम है तो उसके ऊपर की सब चीज़ें सेम रहेंगी। मान लो जैसे अगर किसी का स्पीशीज सेम है तो स्पीशीज तो सेम है ही है, बाकी ऊपर की 6 चीज़ें वो भी सेम होंगी, तो 7 चीज़ें सेम होंगी उनमें। ठीक है ना, ध्यान से देखना। आप देखो, आप कहना किसी का जीनस सेम है, तो जीनस सेम है, जैसे इस स्पीशीज का मतलब ऐसे मान लो जैसे मैं और आप लोग। ठीक है, सो सेपियंस स्पीशीज है, बाकी की 6 कैटेगरी भी तो सेम ही होंगी। जीनस सेम होगा अपना, होम होगा। ठीक है, फैमिली भी होमिनाइटी होगी। ठीक है, ऑर्डर भी सेम होगा, प्राइमेटा। क्लास सेम होगी, मेमोलिया। फाइलम सेम होगा, क्या क्या फाइलम है, कॉर्डेटा। ठीक, और किंगडम सेम होगा, क्या एनिमलिया। अब बात आती है जीनस कि जीनस सेम है। अब जीनस में ऐसे ले लूँ कि जैसे आलू और बैंगन का एग्जांपल ले लेते हैं, पटेटो ट्यूबरोसम और पटेटो मेलेनोजना, इनका जीनस सेम है। तो इनका देखो, इनकी 6 चीज़ें सेम हैं। एक तो जीनस हो गया, बाकी के ऊपर की 5, तो 6 चीज़ें सेम हो गई। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से किसी अगर फैमिली सेम होगी तो उसके ऊपर की, मतलब कह सकते हैं जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जा रहे हैं सिमिलर करेक्टर कम होते जा रहे हैं। सबसे ऊपर वाले का जिसका किंगडम सेम होगा उसका केवल भाई किंगडम सेम होगा, ऊपर तो कुछ है ही नहीं। तो सबसे ज़्यादा लीस्ट कॉमन करेक्टर किस में पाए जाएंगे, किंगडम में। तो इसलिए इस बात को फील करें, रटें ना। हाँ, रटने की बात अगर ये है कि मोस्ट जनरल कैसे ध्यान रखें, तो इसका तरीका बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये NCERT में नहीं दिया है। मोस्ट जनरल लिस्ट जनरल की बात, तो इसका तरीका बता दे रहा हूँ। जैसे हम कहते हैं ना कि ऊपर वाला, जैसे ऐसे ध्यान रखो, सब छोड़ो। सनातन धर्म वाले, हिंदू धर्म वाले समझ सकते हैं इस बात को। कहते हैं ना ठाकुर जी। ठाकुर जी वो दरअसल कहते हैं कि मतलब श्री कृष्ण भगवान को या विष्णु भगवान को इस हिसाब से कि ठाकुर जी, तो ठाकुर जी ठाकुर लोग जनरल में आते हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान रख सकते हैं कि ठाकुर जी मतलब भगवान, मतलब ऊपर जा ऊपर वाला, मतलब ठाकुर जी क्या है। अब ब्राह्मण लोग भी ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, ऐसे कहते हैं, तो वो दरअसल भगवान विष्णु को, श्री कृष्ण भगवान को भोग लगा रहे होते हैं। तो कह सकते हैं ऊपर वाला मोर जनरल, तो वो जनरल में आते हैं ना ठाकुर, इसलिए ऐसे याद रख सकते हैं। ऊपर वाला भगवान मतलब सबसे बड़ा जनरल कैटेगरी का, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। ठाकुर जी नाम से भी पूजा करते हैं हम ऊपर वाले की, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। अब ये जनरल हो गया, बाकी नीचे के उतने कम जनरल होंगे, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, अब जो है इस चीज़ जो है अगले टर्न पे, मतलब अगले लेक्चर में समझते हैं अच्छे से। ऑफलाइन यहाँ मैं पढ़ाता हूँ कोचिंग में, तो एक टर्न ध्यान रहा कि अगले टर्न पे, दरअसल कहने का मतलब अगले वीडियो में हम देखते हैं इस चीज़ को अच्छे से। ठीक है, तो बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ, ताकि सभी को फ़ायदा मिल सके। हाँ, एक चीज़ और रह गई, इससे एंग्जाइटी है नहीं, लेकिन बताते रहे ऐसे ही। देखो, टैक्सोनॉमी और फाइलोजेनी को मिलाकर के सिस्टमेटिक बनता है, तो ऐसे रख सकते हैं। TPS से याद रख सकते हैं, T+P को मिला के S बनता है, TPS नहीं और DPS। दिल्ली पब्लिक स्कूल तो है ना, तमाम जगह ब्रांच हैं, तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं। DP से नहीं, TPS, दिल्ली पब्लिक स्कूल नहीं, तमिलनाडु पब्लिक स्कूल, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, टैक्सोनॉमी फाइलोजेनी को मिलाकर सिस्टमेटिक बनता है, ये ध्यान रख लो, पूछा जाए तो। NCERT में डायरेक्ट ऐसा नहीं दिया। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ, ताकि सभी को वीडियो को फायदा मिल सके। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए।